जी वेलकम बैक स्टूडेंट। अच्छा जी, इसमें हम थोड़ी सी डिटेल अब डिस्कस करने जा रहे हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट के जैसे डिफरेंट हमारे पास जो अकाउंट थे, हमने एसेट्स को भी देखा। उनमें एसेट्स में जो शामिल है आपके पास कैश, उसका जो भी आई मीन के जो भी अमाउंट थी, सारा कुछ हमने देख लिया। ठीक है, अब हम एसेट्स होते क्या हैं उसको प्रॉपर डिफाइन भी करेंगे और दोबारा से जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं। एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, पहली बात। ठीक है, पहली जैसे हमने बात, एसेट्स आर रिसोर्सेज ऑन और कंट्रोल बाय एन एंटिटी। दे इंक्लूड सच आइटम एज अ कैश, अकाउंट रिसीवेबल, अमाउंट ऑन टू द कंपनी बाय अ कस्टमर, लैंड, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट। ठीक है, अब एसेट जो हैं ऑन होते हैं, ये हमारी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो आप इस चीज को देखें, ये लिखी हुई है। एसेट देखें, यही थे ना हमारे पास एसेट, कैश 22,000 था, नोट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, सप्लाईज, देन सारा सम हमने किया था तो 300,000 आ गया था। तो एसेट्स अब हैं क्या चीज, इसको हम डिफाइन करते हैं, इसको याद रखिएगा। एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इकोनॉमिक की जगह बिजनेस रिसोर्सेज भी यूज कर सकते हैं। एसेट इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं डेट आर ऑन बाय द बिजनेस। लाजमी बात है कि हर एक बिजनेस की ये समझ लें मजबूरी है, बगैर एसेट को एक्वायर किए, ऑन किए बगैर कोई भी बिजनेस अब लॉन्च नहीं किया जा सकता। ठीक है, दीज आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज दैट आर ऑन बाय द बिजनेस एंड आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्यूचर ऑपरेशन। ठीक है, दैट आर एक्सपेक्टेड टू एंड आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्यूचर ऑपरेशन। ओके जी, अब यहाँ पे अगर आपको समझ आ गया, वेल एंड गुड। एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, दूसरे लफ्जों में समझा देता हूँ मैं, डेट एनी बिजनेस, एनी कंपनी एक्वायर टू टेक फ्यूचर बेनिफिट, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, एसेट्स हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं डेट आ कंपनी एक्वायर्ड, परचेज करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, एक्वायर करती है, टू टेक फ्यूचर बेनिफिट। क्या? टू टेक फ्यूचर बेनिफिट, फ्यूचर बेनिफिट लेने के लिए हर कंपनी एसेट एक्वायर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, डेट आर ऑन बाय द बिजनेस एंड आर एक्सपेक्टेड टू द बेनिफिट ऑफ द फ्यूचर ऑपरेशन, यही बात है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जितने भी एसेट्स आपको नजर आ रहे हैं, कंपनी क्यों एक्वायर करती है, ताकि इनको यूज करते हुए, देखे ना, अभी देखें लैंड है या बिल्डिंग है, कोई मशीनरी इक्विपमेंट वगैरह आपने परचेज कर लिया, क्यों करते हैं? एक स्कूल सिस्टम ओपन करने के लिए, एक सॉफ्टवेयर हाउस अगर आपने ओपन करना है, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर हाउस नाम है, एक आपने देखें, एक स्कूल सिस्टम या सॉफ्टवेयर हाउस के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? आपको कोई ऑफिस चाहिए ना। सॉफ्टवेयर हाउस आप कहाँ बनाएंगे आप? ठीक है, आपको एक ऑफिस चाहिए। ठीक है, एक आपको जो एक लोकेशन पे एक आपको एक ऑफिस, कोई बिल्डिंग चाहिए होती है स्कूल के लिए, अपने इंस्टीट्यूट्स के लिए आपको एक ना एक बिल्डिंग चाहिए होती है, एक एरिया चाहिए होता है जिसको आप लैंड बिल्डिंग का नाम देते हैं। उसमें ही आप काम कर सकते हैं ना बैठ के। तो ये क्या होते हैं? उस बिजनेस के एसेट होते हैं। क्या होते हैं जी? एसेट होते हैं, क्योंकि इनको कंपनी हर हाल में एक्वायर करेगी, एक्वायर करके इसको फ्यूचर में बेनिफिट लेने के लिए इसको यूज कर रही होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एसेट्स थे और उनकी डिटेल थी। आगे जी हम बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। चलिए जी स्टूडेंट, अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल हैं वो अब क्या चीज़ होती है उसकी हम बात कर लेते हैं। ये बेसिकली एसेट से ही रिलेटेड कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं। बाकी जो लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी है उसको भी फर्दर हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ओके, चलिए जी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हैं अब, डेट सपोर्ट टू द कॉस्ट एज द बेसिस ऑफ द एसेट वैल्यूएशन। सिंपल, हम एसेट की वैल्यूएशन के लिए जो है हम जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं हम उसकी पहले बात कर लें। अच्छा, 4 प्रिंसिपल हैं: स्टेबल डॉलर एजम्पशन, कॉस्ट प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न एजम्पशन, ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए पहली बात हम कर लेते हैं कॉस्ट प्रिंसिपल्स की। कॉस्ट प्रिंसिपल इधर नीचे डेफिनेशन भी दी हुई है, मैं ट्राई करता हूँ आपको इससे रीड करके मैं आप समझ जाएं। देखें, कॉस्ट जो प्रिंसिपल है ये बताता है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जस्ट बेस्ड ऑन द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड। ठीक है, वी रेफर टू दिस हिस्टोरिकल कॉस्ट। ओके जी, जो एक एक्चुअल कॉस्ट है अकाउंटिंग वो कहती है कि उस चीज़ को जो है आप लिखें। ऐसा नहीं है कि अगर बाद में कोई वैल्यू वगैरह चेंज हो जाती है तो आप उस अपने एसेट की वैल्यू को भी चेंज कर दें। ठीक है, कॉस्ट इनकर्ड मीन टू से कि जितने का वो एसेट आपने एक्वायर किया है, ठीक है, उतने का ही आप उसको लिखें। ठीक है, और उसकी बेशक एक हिस्टोरिकल कॉस्ट ही है, वो ही आपको रेफर करनी पड़ेगी, करंट नहीं। ओके जी, अच्छा इसमें देखें एक एग्जांपल देके समझाएगा। लेट अज्यूम that a business buy a area of land of use in a building site paying the 100,000 in cash. Let's suppose हम कहते हैं कि $100,000 का आप क्या करते हो, एक बिल्डिंग आपने जो है लैंड आपने परचेज कर ली है,
और उसकी जो अब जब आपने परचेज किया तो उस वक्त उसकी जो प्राइस थी वो कितनी है जी 100,000 कैश। ठीक है, अमाउंट टू बी एंटर इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड फॉर द एसेट विल बी द कॉस्ट ऑफ अ वन। जाहिर सी बात है, हमने अमाउंट जो है एंटर कर दी और हमारा जो एसेट, एक लैंड हमारा एक एसेट होता है, ठीक है, तो इसको हमने कह दिया कि $1,00,000 का है। ठीक है, तो अज्यूम करते हैं कि बूमिंग रियल स्टेट मार्केट फेयर इन आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स वो कहता है, ठीक है, एक मार्केट से आपने जो एक रियल स्टेट से एक एस्टिमेट लगवाया, तो अब हमारी जो लैंड जो 1,00,000 की थी उसकी प्राइस क्या है 250,000। देखें, आपको पता ही है कि लैंड हमारे पास ऐसा एक एसेट होता है जिसकी प्राइस बढ़ती है। ओके, 2,50,000 वो कहता है अब इसकी प्राइस होगी है, ऑल्दो द मार्केट प्राइस और इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द लैंड हैज राइजन ग्रेटली। ठीक है, 1,00,000 का था, अब कितना है 250 का हो गया है। बट क्या है कि अमाउंट शोन इन द कंपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड जस्ट क्या है 1,00,000 ही नजर आ रही है। ठीक है, अमाउंट जो हमने अपनी कंपनी का जो आई मीन बैलेंस शीट है उसमें सिर्फ हम क्या मेंशन कर रहे हैं 1,00,000 ही। तो ये पॉलिसी ऑफ अकाउंटिंग फॉर मैनी एसेट्स एट देयर कॉस्ट इज ऑफर रेफर्ड एज टू द कॉस्ट प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। ये कॉस्ट प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का ही आपके पास एक टेक्निक या एक प्रिंसिपल कि आपने जो इनकर्ड कॉस्ट है या जितने पे आपने उसको लिया है उतना ही लिखें, बाकी उसकी प्राइस अगर ज़्यादा होगी है कम होगी है इस चीज़ को हमने मेंशन नहीं करना। तो इसको हम कहते हैं कॉस्ट प्रिंसिपल दैट टेल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज बेस्ड अपॉन एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड। ओके जी, ये हमारे पास था। अब गोइंग कंसर्न की मैं बात कर लूँ। अच्छा, गोइंग कंसर्न से मुराद अब ये है कि हमारा जो बिजनेस है उसको जब हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा ये देखना है, आपने ख्याल रखना है कि वो गोइंग कंसर्न आई मीन के रनिंग फॉर्म में है। एक अकाउंटिंग पीरियड अगर आपका ख़त्म हो गया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस ख़त्म हो गया। ठीक है, ये एक कंटिन्यूटी वे में हमारा बिजनेस चल रहा होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं गोइंग कंसर्न के चलता, जिसको हम कहते हैं ना कि रनिंग फॉर्म में है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें दैट स्टेट इज द एब्सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन टू द कंट्रेरी the business entity is assumed to continue operation into the foreseeable future। ठीक है, foreseeable future जैसे मैं बात कर रहा था, कंटिन्यू ऑपरेशन होता है बिजनेस का जो कि हम अज्यूम कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें देखते हैं एक और एग्जांपल के साथ। यहाँ पे देखें, वो कह रहा है why don't accountant change the record amount of the asset or a corresponding with the changing the market price of the properties। One reason is that assets like land and a building are being used to the house the business were acquired for the use and not for the resale. In fact, these assets usually could not be sold without this disrupting the business. The balance sheet of a business is जो बैलेंस शीट है is the business is prepared on the assumption that business is continuing enterprises ongoing concern। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं बात कर रहा था कि आपको जो है यही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है। जैसे ऊपर हमने बात की है कि जो मार्केट वैल्यू है प्रॉपर्टीज़ की हमने वो नहीं लिखनी होती और हमने सिर्फ मेंशन यही करना होता है कि जितने का हमने एसेट परचेज कर लिया वो लिखें। गोइंग कंसर्न है, बिजनेस हमारा रनिंग फॉर्म में, हमने कहीं स्टॉप नहीं करना होता। और दूसरी बात ये है कि हमने ये जो एसेट है उसको रीसेल करने के लिए नहीं परचेज किया होता जो कि हम कीमत बढ़ाएं। हमने इसको अपने लिए सिर्फ इस वजह से परचेज किया होता है ताकि इनको यूज़ करके हम बेनिफिट ले सकें। ठीक है, तो रीसेल के लिए हम इसको यूज़ नहीं करते, इसको हम कहते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन, जिसके बिहाफ पे जो है आप क्या करते हो कि हमारा जो एक बिज़नेस है हम कंटिन्यूसली जो है इस चीज़ को यूज़ करेंगे, ये बिज़नेस के एसेट्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम इसकी रीसेल कर दें। हाँ, अगर कोई एसेट आपका बहुत पुराना हो गया, ख़राब हो गया, ठीक है, और उसकी लाइफ पूरी हो गया, फिर उसको आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट आपके पास जो है ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल आ रहा है। ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल में क्या है, स्टेट दैट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी अनबाइस्ड एंड बेस्ड upon independent evidence. The cost of the land, building and many other assets that have been purchased can be definitely determined. Accountants use term objective to describe assets valuation that factual and can be verified by the independent expert. Mean to say, for example, if land is shown on the balance sheet at a cost and a CP of certified public accountant who perform an audit of the business would be able to find objective evidence that the land was actually measured at the cost incurred in the acquiring it. On the other hand, estimated market value of the assets such as the building and specialized machinery
ऑन नॉट बी फैक्चुअल एंड ऑब्जेक्ट। देखें यहाँ पे सारी इसने जो रीड की है वही जो ऊपर हमने पहले बात की थी, ठीक है, उसी को वो बता रहा है कि जो ऑब्जेक्टिविटी जो प्रिंसिपल है इसमें भी हमने जो एसेट हमने लिखा है वो एक बाइसनेस, एक एविडेंस बेस पे हमने लिखना होता है। और ख़ास तौर पे जब ऑडिट होता है ना, उसमें हम खुद से एक एस्टिमेट लेके नहीं वैल्यू को लिख देते। आपने जितने की जो चीज़ परचेज की होती है वो हमने मेंशन करनी होती है। ऐसा नहीं है कि हम कोई करंट मार्केट वैल्यू उठा के लिखते हैं, ठीक है। तो जो ऑडिट करने वाले होते हैं वो इसी चीज़ पे देखते हैं कि आपने करंट मार्केट वैल्यू नहीं लिखनी, हमने क्या करना होता है जो एक हिस्टोरिकल बेस पे जो है, तो इसको हम कहते हैं कि एविडेंस बेस, इंडिपेंडेंट एविडेंस। हर एक जो एसेट है उसका अपना उसका जो परचेजिंग टाइम पे या एक्वायरिंग टाइम पे क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट एविडेंस होता है जिसके बिहाफ पे इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल, कि हमने जो है एक एविडेंस बेस्ड जो है परचेजिंग जो की थी उसी को हम लिखते आ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ आपके पास ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको जो है हम बिल्कुल चेंज नहीं करते, मार्केट वैल्यू उनकी नहीं लेते। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जिनको जो है आप जब सोल्ड करते हैं तो उस वक्त उनकी जो मार्केट वगैरह है करंट मार्केट वैल्यू पे ही हमें जो है सेल करना पड़ता है, ठीक है। चलें जी, आपके पास लास्ट आपके पास है स्टेबल डॉलर इंजम्पशन। स्टेबल डॉलर इंजम्पशन में आपने क्या अंडरस्टैंड करना है बच्चों, इसमें ये है कि नॉर्मल यूनाइटेड स्टेट या पूरी दुनिया में भी जो है ये हमें बताता है कि ओनली रिकॉर्ड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सप्रेस इन अ मॉनेटरी यूनिट। जो एक मॉनेटरी यूनिट है उसका स्टेबल होना लाजमी है, उसी से जस्ट लाइक आई मीन के पाकिस्तान करेंसी है जो डॉलर है जैसे हम कहते हैं वो स्टेबल हो इन्फ्लेशन से या फिर डिफ्लेशन से। उसमें ऑब्वियसली बात है आपके जो वैल्यूज हैं आपके एसेट्स की उनमें चेंज आएगा, ठीक है। जो इन्फ्लेशन है ऑब्वियसली बात है आपकी क्या हो जाएगा, इट इज़ अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द सिचुएशन where the value of the monetary unit decreases, mean to say कि will be purchased less। जब आप कम परचेज कर सकते हो जो प्रीवियस आपने जो है परचेज, क्योंकि महंगी हो जाती है ना चीज़ें, डिफ्लेशन में आप ज़्यादा परचेज कर सकते हो, ठीक है। जो स्टेबल डॉलर जो एजम्पशन है ये सिर्फ यही बताती है कि आपके पास अगर यहाँ पे देखें उसने एग्जाम्पल दी है स्टेबल डॉलर एजम्पशन में, वो ये कहता है कि लाइक अगर आपने कोई परचेज की है 1 लाख की लैंड, जैसे ऊपर हमने एग्जांपल डिस्कस की थी, ठीक है। फिर वो कह देता है कि 20 साल के बाद आपने जो है दोबारा लैंड परचेज की, लेकिन अब वो लैंड जो है आपने क्या की है 5 लाख की 500,000 की परचेज की है, ठीक है। अब टोटल कंपनी अपने अकाउंट्स में लिख रही है 6 लाख की उसके पास क्या है लैंड है। अब इसमें देखें बहुत डिफरेंस है कि 1 लाख की जो लैंड ली थी 20 साल पहले, अब वही लैंड आपको क्या है 5 लाख की आपने और लैंड ली है। तो इट्स मीन के अब कितनी 20 साल पहले जो 1 लाख था उसकी वर्थ ज़्यादा थी, अब क्या है ये जो 5 लाख के जो है ये इसकी वर्थ कम है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है, लेकिन हम अकाउंटिंग में क्या शो कर रहे होते हैं कि जस्ट 6 लाख आपके पास टोटल जो कि लैंड है, आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड है, और ये मिक्सचर ऑफ 2 साइजेस ऑफ डॉलर हैं, ठीक है, जो कि 2 टाइम परचेज की गई है, ठीक है। और इसमें जो है एक 1 लाख की है, दूसरी जो है 5 लाख की है, ठीक है। सिर्फ हमने ये लिखना होता है, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं लिख सकते, तो इसको हम कहते हैं स्टेबल डॉलर एजम्पशन, ठीक हो गया जी। चलें, ये कुछ प्रिंसिपल्स थे, इनकी एग्जांपल्स भी हैं और इनको जो है आप रीड कीजिएगा और जो है होप्स हो कि ये लिए आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होंगे। नेक्स्ट जो है हम आगे फर्दर जो है अपनी जो अकाउंटिंग जो बैलेंस शीट है उसको हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं, ठीक हो गया जी। अल्लाह हाफिज़।